बैक टू आवर चैनल हैक एंड सेट। तो पिछले वीडियो में हमने खत्म कर दिया था चैप्टर 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस बार हम चालू करेंगे चैप्टर 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो आइए, तो वापस बता देता हूँ, हमारा प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज आ रहा है फ्रॉम 4 अप्रैल, ओनली ₹499। तो उम्मीद है कि आप में से मोस्ट लोगों ने फ्री मॉक दिया होगा। फ्री मॉक के बेसिस पे आपको प्रीमियम मॉक पे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे 60%, 50, 40, 30। और जो 4 अप्रैल से पहले खरीदेगा प्रीमियम मॉक, तो उसको एक 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। 4 अप्रैल के बाद किसी को कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बस ये इन्हें मिलेगा। और ये 10% डिस्काउंट 4 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा। तो ट्राई करना सब जल्दी देने का। अच्छे खासे क्वेश्चन बना रखे हैं, पिक के बनाए हैं, प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, इस बार किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हम सबने एनालाइज करके बनाया है। और आपने फ्री मॉक दिया हो तो आप खुद ही देख लेने का कि कैसे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। मॉक से ना एग्जाम की पैटर्न की प्रैक्टिस हो जाती है, मतलब टाइम मैनेजमेंट सीखोगे, किधर ज्यादा टाइम देना है, किधर कम टाइम देना है, किधर ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं मेरे, मैं किसी पार्ट में अच्छा कर पाऊंगा। मॉक से ये सब मालूम पड़ता है। और ये 10 टेस्ट की मॉक सीरीज, तो फिर अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छा खासा मालूम पड़ जाएगा। तो जरूर लेना देना। और आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एटम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहले तो उतना अच्छा माइक्रोस्कोप वगैरह इन्वेंट नहीं हुआ था, और एटम इतना छोटा था, तो फिर अच्छे से मालूम नहीं था कि उसके अंदर है क्या। तो लोग थ्योरी बनाते थे। तो एक इम्पोर्टेंट है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल बनाया था, तो उसके मॉडल में ना उसने ऐसा क्लेम किया था कि जो न्यूक्लियस है, तो सबको मालूम था कि हमारा एटम है वो ये न्यूट्रल चार्ज का रहता है। तो जितना पॉजिटिव होता है नेगेटिव रहेगा। रदरफोर्ड ने ऐसा बताया था कि पॉजिटिव रहता है ना, वो सारा एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट रहता है, और मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम यही होता है। तो उसने प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उसने ना एक गोल्ड फॉइल रखा, इधर बीच में गोल्ड फॉइल रख दिया, और इधर सीधा अल्फा पार्टिकल्स भेजे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, इसी वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। तो और ये अल्फा पार्टिकल्स भी ना पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो ये इधर उसने कहा था कि जो पॉजिटिव रहता है वो भी सेंटर में ही रहता है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट रहता है। तो उसने एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा ना कि अगर एटम अंदर से ये अगर उसका बिखरा हुआ था पॉजिटिव चार्ज, तो फिर काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल्स रहते थे वो सीधा आ जाते थे विदाउट स्कैटरिंग। बट उसके उसने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे, अलग 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 एंगल से हो गए, ऐसे काफी सारे हुए। तो फिर इससे उसने ये प्रूव किया कि जो पॉजिटिव चार्ज था वो कॉन्सेंट्रेटेड था एक जगह, और वो सेंटर में था। इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर दिया, इसलिए अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हो गए अलग अलग एंगल पर। और उसने ये एक्सपेरिमेंट से ये भी सजेस्ट किया कि न्यूक्लियस का साइज 10 टू द पावर -15 से 10 टू द पावर -14 मीटर के बीच में था। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आता है हमारा बोहर मॉडल, हाइड्रोजन एटम का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। बोहर एक साइंटिस्ट था जिसने हाइड्रोजन एटम के लिए पूरा मॉडल बनाया था। उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह सकता है, रेडियस कितना रहेगा ऑर्बिट का, कितना एनर्जी रहेगा, सब उसने बताया था अच्छे से। तो उसके थ्योरी के 3 पोस्टलेट्स थे। और याद रखना, ये जो मॉडल है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कुछ ऐसा एटम या फिर आयन रहना चाहिए जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उनके लिए ये एप्लीकेबल है, और किसी के लिए नहीं है। तो मेन पोस्टलेट्स देख लेते हैं उसके। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ पोस्टलेट्स। तो पहला पोस्टलेट ये था कि एटम का एक स्टेबल स्टेट रहता है, और भी स्टेट्स रहते हैं, बट उसका एक फिक्स स्टेबल स्टेट रहता है, एक फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं, बट उसका एक स्टेबल स्टेट एग्जिस्ट करता है, डेफिनेट स्टेबल स्टेट। और इसमें वो स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं उसको। फिर उसका दूसरा पोस्टलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं विद एन एंगुलर मोमेंटम h/2 का कोई इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे L = NS/2। फिर तीसरा पोस्टलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी से लोअर और एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन कर सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं n=2 है, ये n=1 है ऑर्बिटल नंबर। तो इसमें ट्रांजिशन कर सकता है, और इस ट्रांजिशन में क्योंकि वो हायर से लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो एनर्जी जो डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन एमिट कर देता है।
देखेंगे इसके बारे में आगे। तो ये रेडियस उसने बताया था अपने मॉडल से, रेडियस और एनर्जी। तो आर एन, जहाँ एन है हमारा ऑर्बिट नंबर, तो ये nth ऑर्बिट का रेडियस है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2 पाई एम ई स्क्वायर। तो एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं ना कि हमें कोई ये सपोज सपोज सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस दे दिया और फर्स्ट का पूछा, तो वो पूरा का वैल्यू निकालने की जरूरत है नहीं। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं R2/R1 इक्वल्स, कॉन्स्टेंट टर्म तो कट जाएंगे, तो N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर तो हो गया ही है। ऐसे करके इजीली निकाल सकते हैं। जैसे N2 हमारा 2 के लिए स्क्वायर 4 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, R2/R1 इक्वल्स 4/1। इतना इजीली हम निकाल सकते हैं, पूरी चीज को वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती। याद रखना कि रेडियस ऑर्बिट नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर से। फिर ऐसे ही एनर्जी के लिए भी उसने दे रखा है, जैसे ई एन इक्वल्स, ये वाला ये दोनों याद रखना है। तो एन स्क्वायर रहता है नीचे, इसमें नीचे में एन स्क्वायर रहता है। और यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक जूल्स है। तो रेडियस की तरह ही कर सकते हैं, E2/E1 इक्वल्स N1 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर, क्योंकि इसमें नीचे में है ना, तो फिर उल्टा हो गया इसमें। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो यही है। अभी देखेंगे ट्रांजिशन आगे का, तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा मतलब बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन जो n इक्वल्स 4 पे है, वो 1 पे काफी सारे जगह, काफी सारे वेज में आ सकता है। हो सकता है कि वो 4 से डायरेक्टली 1 पे आ जाए, हाँ, और इसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करे, डिपेंडिंग ऑन कितना एनर्जी डिफरेंस है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा ना, क्योंकि फोटोन एनर्जी तो भी रहता है h इंटू प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी। तो डिपेंडिंग ऑन एनर्जी डिफरेंस अलग अलग फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट कर सकता है वो। ये है बेसिकली, जैसे पहले लिखा हुआ है, जो जिस एनर्जी का फोटोन एमिट होगा, ई एन आई, एन आई मतलब इनिशियल एन, एन एफ। और एनर्जी डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी लिख के ऐसे, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा ई इक्वल्स -13.6 1/Ni² - 1/NF²। तो जैसे कि ये क्वेश्चन में देख सकते हैं हम, एक 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस दोनों जी लेवल के बीच में, और हायर टू लोअर जा रहा है, तो फिर फोटोन एमिट करेगा। तो इसमें क्या रहेगा, पूछे कौन सी फ्रीक्वेंसी का करेगा, तो फिर एच वी इक्वल्स, सीधा 2.3 लिख सकता हूँ ना मैं, तो दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी एच से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा इससे फ्रीक्वेंसी। अभी जो स्पेक्ट्रा है उसके बारे में देखते हैं। तो जब एन इक्वल्स 4 पे है, तो काफी सारे वेज है उसके पास वन वन तक जाने के लिए। 4 से डायरेक्ट 1 चला गया, तो फिर मान लेते हैं, फिर 4 से 2 चला गया, फिर 2 से 1 चला गया। सही है। या फिर क्या कर सकता है वो, 4 से 3 जा सकता है, 3 से डायरेक्ट 1 जा सकता है। या फिर हो सकता है 4 से 3 गया, 3 से 2 गया, फिर 2 से 1 गया। तो काफी सारे मेथड्स होते हैं। तो इसी के कारण एक स्पेक्ट्रा आता है। एक स्पेक्ट्रा आता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट से कोई पर्टिकुलर स्टेट जाने में बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के फोटोन्स एमिट हो सकते हैं। और ये कैसे निकालते हैं कि कितने एमिट होंगे एक पर्टिकुलर से पर्टिकुलर जाने में। तो या तो ऐसे काउंट कर लो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अगर अगर वो 1 तक जा रहा है, अगर ग्राउंड स्टेट तक जा रहा है, तो मान लेते हैं n से लेके 1 तक जा रहा है। तो उसके लिए क्या रहेगा, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, मतलब टोटल पॉसिबल वेज जिसमें वो जा सकता है। तो 4 के लिए देख लेते हैं, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 6 हो गया। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ रहे हैं हमें भी। ठीक है। तो यही है स्पेक्ट्रा। आगे देखते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो पहले तो जब हम न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे होते हैं, या एटम्स के बारे में, तो फिर मास के लिए हम अलग यूनिट डिफाइन करते हैं, मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और उसको बोलते हैं यू। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन C12 एटम। तो 12 की स्पेसिफिक क्या मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो उसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kgs। और मास ऑफ प्रोटॉन भी
उससे थोड़ा ही ज्यादा होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kgs होता है ये। फिर कोई न्यूक्लियस में तीन चीजें हम देखते हैं। एक तो है जेड, जो एटॉमिक नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर रहता है एन, न्यूट्रॉन नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर तीसरा चीज रहता है ए, मास नंबर, जो जो कि होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, जेड प्लस एन। और एक कॉमन टर्म रहता है न्यूक्लियॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम इज मास नंबर। और कोई भी स्पीशीज या फिर एटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड ए। तो इसमें जो ऊपर टॉप लेफ्ट में लिखते हैं, वो रहता है हमारा ए, मास नंबर, मतलब नंबर लिखते हैं हम। फिर ये इधर रहेगा एटॉमिक नंबर। तो इससे हमें तीनों चीजें मालूम पड़ जाएगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम पड़ेगा, एन इक्वल्स ए माइनस जेड। तो अगर हमें गोल्ड के न्यूक्लियस का बताना, तो उसको लिखेंगे AU 79 197। इसका मतलब क्या हुआ, 79 प्रोटॉन्स है, 197 न्यूक्लियॉन्स है, मास नंबर। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, एन इक्वल्स 197 माइनस 79 इक्वल्स 118। सही है। और तीन चीजें रहती है जब उनको बोलते हैं, मतलब रिलेशन रहते हैं कि दो एटम जो स्पीशीज के बीच में कैसा रिलेशन है। एक रहता है आइसोटोप्स, उनका जेड सेम रहता है, बट ये डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर डिफरेंट रहता है। तो जैसे देखते हैं, कार्बन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। हम्म, कार्बन के तीन आइसोटोप्स रहते हैं, C612, C613, C614। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो जेड है वो सब में सेम है, 6। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है, मास नंबर, वो अलग है, एक में 12, एक में 13, एक में 14। तो इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। भी आइसोबार्स के रहते हैं, आइसोबार पूरा उल्टा रहता है, उनका मास नंबर सेम रहता है, बट जेड अलग रहता है। तो दो आइसोबार्स होते हैं आर्गन और कैल्शियम के। जैसे आर्गन का मास नंबर 40 रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है 18। कैल्शियम का भी मास नंबर 40 रहता है, उसका 20 रहता है एटॉमिक नंबर। तो ये दोनों आइसोबार्स है, इनका ए सेम है, जेड अलग है। फिर एक तीसरी चीज भी रहती है, आइसोटोन्स। उनका ए, न्यूट्रॉन नंबर सेम रहता है, ए माइनस जेड सेम रहता है, और ए और जेड अलग अलग रहता है। तो फिर इसका एग्जांपल हो गया, जैसे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रहता है O816, और फॉस्फोरस रहता है P715। तो इनमें 16 माइनस 8 इक्वल 8, 15 माइनस 7 भी 8 होता है। तो न्यूट्रॉन नंबर 8 है दोनों में, बट ए और जेड अलग है दोनों का, तो ये दोनों आइसोटोन्स है। ओके। फिर अभी देखेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का रेडियस जो रहता है वो मास नंबर पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देखते हैं। आर इक्वल्स आर नॉट ए टू द पावर 1/3। तो इसमें आर नॉट हमारा कांस्टेंट है, 1.2 इंटू 10⁻15। और ए है हमारा मास नंबर। तो वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई आर क्यूब रहता है। तो फिर हमारा वॉल्यूम मास नंबर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू ए। तो यही है इसमें। इससे डेंसिटी भी निकाल सकते हैं हम। ये डेंसिटी को हम लिख सकते हैं, रो इक्वल्स m/v। तो m तो हमारा मास नंबर इंटू यू हो गया, इंटू यू डिवाइड बाय 4/3 डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा ए यू, 3 AU डिवाइड बाय 4 पाई आर नॉट क्यूब ए। तो ए एक बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 AU डिवाइड बाय 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो हमारा जो डेंसिटी है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर आ जाता है ना वे। अगर हम मास को ए इंटू यू ले, इलेक्ट्रॉन का मास निगलेक्ट कर दे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम मान ले, ऐसा आ जाता है हमारा डेंसिटी। ये तो फिर ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, थोड़ा याद कर लेना। बट थोड़ा कंडीशन भी याद करना कि हमने ये अज्यूम किया कि MP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू MN, और ये बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस यही है।
इक्वल जी। आगे बढ़ते हैं। मास एनर्जी, आइंस्टाइन का इक्वेशन सबको मालूम रहेगा, E इक्वल एम सी स्क्वायर। ई रहता है एनर्जी रिलीज, एम रहता है मास जो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और सी रहता है स्पीड ऑफ लाइट। तो देखते हैं 1 ग्राम के लिए कितना होता है ये। तो E इक्वल्स एम सी स्क्वायर, हमारा मास है 10⁻³ केजीज, केजी में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है, इंटू 10⁻8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻15 जूल्स। तो देख रहे हैं 1 ग्राम इतना छोटा भी इतना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है। बट स्पीड ऑफ लाइट अचीव करना खुद बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। तो अभी देखेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। उससे पहले देख लेते हैं मास डेफिसिट क्या होता है। तो हमें न्यूक्लियस और एटम में प्रोटॉन का मास मालूम है, न्यूट्रॉन का मास मालूम है, कितने हैं प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, सब मालूम है हमें, तो हम मास निकाल सकते हैं उनका। जैसे बोलते हैं थ्योरेटिकल मास। बट अब जो एक्चुअल मास आता है, जो मेजर होता है, इन दोनों में फर्क आ जाता है, इसको बोलते हैं मास डेफिसिट। और ये जो थ्योरेटिकल आता है वो हमारा थोड़ा ज्यादा आ जाता है। तो मास डेफिसिट ऐसे निकालते हैं, थ्योरेटिकल माइनस एक्चुअल। थ्योरेटिकल को हम लिख सकते हैं Z इंटू एम पी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोर कर दिया था। फिर बाइंडिंग एनर्जी हम ऐसे निकालते हैं, EB इक्वल्स डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है न्यूक्लियस को बनाने में, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सारा हम साथ में ले आ चुके हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो रहता है हमारा टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि इसमें ये हमारा, जब हम देखते हैं इसका ग्राफ बना के, पहले तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि मुझे कितना एनर्जी लग रहा है, मान लेते हैं एक न्यूक्लियन को न्यूक्लियस से स्प्रेड करने में कितना एनर्जी लग रहा है मुझे पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियस से उनको सेपरेट करने, न्यूक्लियस से सारे न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में, इंडिविजुअल न्यूक्लियन में करने में कितना एनर्जी लग रहा है पर न्यूक्लियन। तो फिर अगर इसका ग्राफ देखते हैं हम, जो ये वाला ग्राफ है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है इधर, कैसे जा रहा है, स्टार्टिंग में 0 से लेके 40 के बीच में बढ़ रहा है, ठीक, बट फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है ये। हम्म, ये कुछ 7 से लेके 9 के बीच में ही रह रहा है। अभी स्टार्टिंग में से इंक्रीज कर रहा है, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इधर एक पीक वैल्यू आ गया, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो बस एफ के अराउंड मैक्सिमम रहता है, फिर दोनों से डिक्रीज करता है ये। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि क्योंकि ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो एक बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो ओनली उसके नेबरिंग पार्टिकल्स पे इफेक्ट कर पाता है वो ज्यादा, इसलिए ये इतना वेरी नहीं करता है मास नंबर के साथ। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो एक ऐसा फोर्स होता है जो चार्ज के इंडिपेंडेंट रहता है। वो प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों में ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो रेडियोएक्टिविटी देखते हैं भाई, 3 टाइप ऑफ रेडियोएक्टिविटी रहती है। अल्फा डीके, बेसिकली रेडियोएक्टिव डीके होता क्या है, कोई न्यूक्लियस है हमने, उसमें कुछ ऐड हुआ या स्प्लिट हो गया, मतलब यूजली डीके रहता है, तो यूजली उसको उसको किसी चीज से दिक्कत है। हाँ, तो ऊपर नहीं करते, ऊपर करने से वो दिक्कत हो जाती है। तो रेडियोएक्टिव डीके क्या होता है ना, न्यूक्लियस को किसी चीज से बॉम्बार्ड करते हैं, सपोज एनर्जी मार दिया या फिर अल्फा पार्टिकल मार दिया, तो फिर वो स्प्लिट हो जाता है, दूसरा न्यूक्लियस बना देता है, कुछ 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 मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल निकाल दिया तो ये अल्फा डीके बोलेंगे, बीटा पार्टिकल निकाल दिया तो बीटा डीके बोलेंगे, गामा पार्टिकल निकाल दिया तो गामा डीके बोलेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है, He2 4 2 प्लस, दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, अभी बस न्यूक्लियस बचा है, इसको बोलते हैं अल्फा डीके। तो अगर कोई न्यूक्लियस अल्फा डीके कर रहा है, मतलब दो प्रोटॉन्स निकल गए उस न्यूक्लियस से, और दो न्यूट्रॉन्स भी निकल गए, मतलब 4 - 2, तो न्यूट्रॉन्स भी दो है ना, तो दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स निकल गए साथ में, तो इसे बोलेंगे अल्फा डीके। बीटा डीके मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया माइनस चार्ज का। और याद रखना कोई भी क्वेश्चन है, चार्ज और मास दोनों हमेशा कंजर्व रहता है। गामा डीके मतलब हाई एनर्जी निकल गया है, तो ये ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे फिजन और फ्यूजन, दो टाइप के रिएक्शन रहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस, जिनसे एनर्जी जनरेट करते हैं सकते हैं।
काफी हाई एनर्जी जनरेट होती है दोनों से। तो फिजन क्या होता है ना, फिजन मतलब तोड़ना होता है। एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है स्मॉलर न्यूक्लियस में। जैसे ये ग्राफ देखा था ना, तो हैवी न्यूक्लियस मतलब ये वाला हाई हाई मास नंबर वाला। तो फिर इधर अगर वो इन दो में ब्रेक हो गया तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो ऊपर वालों की ज्यादा है इधर की, तो फिर ऐसे एनर्जी गेन होता है। देखते हैं हम एग्जैक्टली कैसे हो रहा है वो। और ये ब्रेक कैसे होता है, ये टूटता कैसे है? इसको हम बॉम्बार्ड करते हैं, इसके न्यूक्लियस में हम अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल ये सब मारते हैं या फिर न्यूट्रॉन मारते हैं। तो इससे ये टूट जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा न्यूट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन ही होता है फिजन में। न्यूट्रॉन से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजन होता है। तो यूरेनियम का फिजन ऐसे होता है कि उसको एक न्यूट्रॉन पार्टिकल से मारते हैं, वो वीरियम और क्रिप्टोन बन जाता है और 3 न्यूट्रॉन में निकाल देते हैं। फिर ये 3 न्यूट्रॉन और 3 जाके अलग अलग यूरेनियम को मारते हैं और रिएक्शन चल जाता है, बहुत एनर्जी रिलीज करता है। एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के फिजन में अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हमें एनर्जी मिलता है, इसको क्यू वैल्यू बोलते हैं। और ये कैलकुलेट कैसे होता है देखते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक है 240 मास नंबर का न्यूक्लियस, उसको दो में तोड़ दिया 120 के। 240 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मान लिया 7.6 था, और 120 का 8.5। तो देखते हैं फाइनल माइनस इनिशियली करते हैं एनर्जी के लिए। तो फाइनल हमारा क्या है, 120 इंटू टू इंटू 2.5 माइनस 120 इंटू, अरे 240 इंटू 7.6, 240 इंटू 7.6, तो ये आ जाएगा हमारा 240 इंटू 0.9। तो अप्रोक्सीमेटली आ जाता है हमारा 216 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे होता है हमारा क्यू वैल्यू का कैलकुलेशन। ऐसे हमारा एनर्जी रिलीज होता है। बाइंडिंग एनर्जी हमारा प्रोडक्ट का उससे ज्यादा है, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से ज्यादा है। तो यही है। आगे देखेंगे फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है, हमारा लाइटर न्यूक्लिया है, कम मास नंबर वाले न्यूक्लिया फ्यूज करते हैं बड़ा वाला फॉर्म करने के लिए। तो ये ग्राफ में देखेंगे तो फिर इनमें से कोई दो रहेंगे और ऐसा कुछ बना देंगे इधर वाला। तो इसमें एक मेन दिक्कत आती है, वन और टू को कंबाइन करने में। इन दोनों को हाई स्पीड में टकराना पड़ेगा कंबाइन होने के लिए। बट कूलम फोर्स भी है, न्यूक्लियर फोर्स भी है, तो ये इन्हें टकराने से पहले ही रोक देते हैं, क्योंकि अपोज करेंगे ना वो, प्लस प्लस कूलम फोर्स रिपेल होगा, न्यूक्लियर फोर्स भी रोकेंगे एक दूसरे को साथ में आने से, तो ये दोनों साथ में आने से पहले ही रुक जाते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगती है टकराने के लिए। काइनेटिक एनर्जी कैसे अचीव करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर से अचीव करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। इसलिए ऐसा रिएक्शन यूजुअली सिर्फ स्टार्स में हो पाता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्स लाइक द सन, उधर टेम्परेचर पहले से ही बहुत हाई रहता है। तो ये रिएक्शंस काफी आसानी से हो जाते हैं उधर, काफी एनर्जी रिलीज होता है, जिसकी हमें लाइट वगैरह मिलती है उधर से। तो इसको थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, जब ऐसे टेम्परेचर से ये रिएक्शन करा रहे हैं। तो यही होता है फ्यूजन में, यही है हमारे रिएक्टिविटी में। और इधर एक चीज है कि जैसे इधर ऊपर से नीचे आने में फोटोन रिलीज हो रहा है, नीचे से ऊपर आने में फोटोन रिलीज नहीं होगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी ना, क्योंकि नीचे वाले का एनर्जी कम है, ऊपर का ज्यादा है, ऊपर हायर एनर्जी स्टेट में जाना है तो फिर एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। ये बताना था। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो कर देना, वो सॉल्व करना ट्राई करना। अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 9 आएगा, वो भी खत्म हो जाएगा जल्दी से। तो कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।